उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच कर्मियों को मूल विभाग में भेजने का आदेश, कामकाज में सुधार के लिए बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद राइट टाइम हुए सरकारी मुलाजिम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए लाइन में लगे सचिवालय कर्मी, लेट लतीफी पड़ेगी भारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में दौरे का आज दूसरा दिन, बरसों बाद अपनी मां से मिले सीएम योगी, परिजनों संग बिता रहे समय। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री दफ्तर से संबद्ध कर्मचारियों को मूल विभागों में भेजने का आदेश सीएम धामी ने जारी कर दिया है। वर्षों से संबद्ध कर्मचारियों को मूल विभागों में भेजने का जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है। कामकाज में सुधार के लिए सीएम धामी ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम सचिवालय से भी कर्मचारियों की छुट्टी होगी। इसके साथ ही विधानसभा से भी हटाए जाएंगे जितने भी कर्मचारी अटैच किए गए हैं। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब सचिवालय, विधानसभा और राज्य सचिवालय के साथ ही अन्य जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी हटा दिए गए हैं और उनके मूल विभागों में उन सभी को भेजने के आदेश सीएम धामी ने जारी करे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश का एक बड़ा असर देखने को मिला है। सीएम धामी ने सरकारी विभागों में ज्यादातर बायोमेट्रिक लगाने के जो आदेश दिए थे उसका असर देखने को मिल रहा है। सचिवालय के अलग अलग विभागों में सरकारी कर्मचारी सुबह 9:25 से ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए लाइनों में खड़े दिखाई दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए थे और सीएम धामी के आदेशों का असर अब दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी वो अपने गांव पंचूर में ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से बरसों बाद मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया है। सीएम योगी ने अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए अपनी फोटो ट्वीट भी की है। सीएम योगी आज सुबह अपने गाँव में टहलने के लिए भी निकले और लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने बच्चों के साथ भी कई तस्वीरें खिंचवाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव में एक पारंपरिक आयोजन में भी शामिल होंगे। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई चारधाम यात्रा। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। यात्रियों में दिखा खासा उत्साह।
उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी यमकेश्वर में परिजनों से की मुलाकात। महंत गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का किया अनावरण, सीएम धामी भी रहे मौजूद। चंपावत उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही चुनावी हलचल शुरू। चुनाव के लिए भाजपा का रोड मैप तैयार, कांग्रेस अभी भी तलाश रही अपना प्रत्याशी। और देश भर के साथ उत्तराखंड में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। नमाजियों ने नमाज अता कर देश के लिए मांगी अमन चैन की दुआ। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इसके साथ ही यात्रा प्रारंभ कर दी गई है। इस बार यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार हर बार का रिकॉर्ड टूट सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड के चलते 2 सालों से बंद पड़ी चारधाम यात्रा इस बार पूरे उल्लास और उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस यात्रा का प्रारंभ हो गया है। वहीं अक्षय तृतीया को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। 2 सालों से मां गंगा और यमुना के दर्शन का इंतजार कर रहे भक्त अब अपने आराध्या के दर्शन कर पाएंगे। पारंपरिक रीति रिवाज के बीच मां गंगा और यमुना के चल विग्रह अपने अपने धामों में स्थापित हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा के दर्शन कर राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की है। गंगा मैया की जय। ठीक 11:15 पर श्री गंगोत्री धाम में कपाट खोल दिए गए हैं। आप समस्त देशवासियों को इस पवित्र धाम से भगवती गंगे का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। समस्त देशवासी निरामय रहें, सब स्वस्थ रहें। और यहाँ पर सबसे प्रथम पूजा माननीय प्रधानमंत्री, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से की गई। तदुपरांत हमारे जो हैं मुख्यमंत्री जी ने ये सारा कार्य संपन्न करवाया है। आप सभी पर भगवती गंगे की असीम कृपा रहे। आगे आने वाले गंगा सप्तमी तक हमारे निर्वाण दर्शन उपलब्ध रहेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 8 मई से भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। वहीं 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर जहां श्रद्धालुओं में उत्साह है, तो वहीं सरकार भी यात्रा सीजन के बेहतर होने की उम्मीद कर रही है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता को सरकार ने खारिज कर दिया है। ऐसे में इस बार श्रद्धालु बिना किसी रोक टोक चारों धामों में दर्शन पूजन कर सकेंगे। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां बीजेपी की ओर से उपचुनाव में मैदान में होंगे, तो वहीं कांग्रेस भी खास रणनीति मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर बना रही है। क्या कुछ समीकरण चंपावत सीट को लेकर है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार चुनावी मैदान में एक नई परीक्षा के लिए खड़े हैं। धामी की परीक्षा की तारीख भी तय हो चुकी है। दरअसल चुनाव आयोग ने चंपावत में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चंपावत में 31 मई को मतदान होगा, जबकि 3 जून को नतीजे आएंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में चंपावत की सीट पर बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी जीत कर आए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। चंपावत में वहाँ के विधायक आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी ने उस सीट को मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ा है। उनके त्यागपत्र के साथ ही वहाँ पर शीघ्र चुनाव होने की संभावना हो गई थी और अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है।
निश्चित रूप से हमारा कैंडिडेट भी वहाँ पर तय है। हमारी पार्टी की वर्किंग प्रारंभ है उसी दिन से जब से कैलाश गैतोड़ी जी ने घोषणा की थी। विपक्ष को अभी तय करना है कौन मैदान में उतारेंगे। निश्चित रूप से हम बहुत बड़े बहुमत से उस सीट को जीतेंगे। वहीं कांग्रेस दावा तो कर रही है, लेकिन अब भी सीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए किसी ने ऐलान नहीं किया है। पार्टी भी उम्मीदवार को लेकर असमंजस जैसे हालात में नजर आ रही है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि सीएम धामी को खटीवा में हराने वाले भुवन कापड़ी को ही चंपावत में भी उम्मीदवार बना देना चाहिए। अब हाईकमान का फैसला आखिरी फैसला होगा और अधिकृत भी हाईकमान ही है इस पर कुछ बोलने के लिए। लेकिन हम कार्यकर्ताओं का मन है कि भुवन कापड़ी जी जिन्होंने की पटखनी दी धामी जी को खटीमा से, उन्हीं को चंपावत से उतारा जाए। इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रेशर विपक्षी पार्टी पर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है अगर हम सामने वाले को शुरुआत में ही उसके अंदर घबराहट पैदा कर दें तो आधी जीत तो वहीं सुनिश्चित हो जाती है। सीएम धामी के लिए ये चुनाव जहां उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा, वहीं धामी के लिए चंपावत सीट पर चुनौतियां कम नहीं है। राज्य बनने के बाद हुए 5 विधानसभा चुनावों में से 4 चुनावों में इस सीट ने ब्राह्मण चेहरे को ही चुना है और सीएम धामी राजपूत वर्ग से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष डंगवाल, टाइम टीवी, देहरादून। चंपावत विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही चुनावी हलचल शुरू हो गई है, जहां एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरंड कठायत ने पूरे दमखम से सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। भी हो रही और मुझे गर्व भी हो रहा है ठीक कि मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत का गवाह मुझे भी बनाया जा रहा है और एक प्रभारी के रूप में मुझे एक सुंदर अवसर भी दिया है और चंपावत की जनता का सेवा करने का शुभ अवसर भी दिया है। इसलिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा जितने भी मुख्यमंत्री के उपचुनाव हुए हैं सबसे ऐतिहासिक जीत धामी जी की हुई। आज यहाँ पर ये चुनाव थोपा गया है, इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है। आज मान के चलिए कि अभी इलेक्शन मोड में ही है, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हो रहा है तो दोबारा से चुनाव आ रहा है, तो इसके लिए पूरी कांग्रेस जो है एक मुस्तैदी के साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर इस सीट में जो है फतेह हासिल करेगी। अगर इन्होंने इस सीट में आज चुनाव की स्थिति में ला दिया है, जो हमारी अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जो हार हुई है हमारी, उस हार का हम बदला तुरंत अभी इस चुनाव में लेंगे। उत्तराखंड खेल विभाग के पास अपनी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिससे कि युवाओं को खेल के प्रति जानकारी मिल सके और इस कमी को अब दूर करने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द खेल विभाग अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करे ताकि युवाओं को वेबसाइट के माध्यम से खेलों की जानकारी मिल सके। युवा कल्याण विभाग इस प्रकार से ट्रायल कराता है, फिर वो बच्चों का आगे का भाई न्याय पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से स्टेट और स्टेट से फिर नेशनल में कैसे कैसे पहुँचे, ये सारी जानकारियाँ और पूर्व में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सारी जानकारियाँ और किस प्रकार से विभाग फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और किस प्रकार से छात्रावास में उनको रख रखाव करता है, ये सारी जानकारियों को जो है मैं समझती हूँ वेबसाइट के माध्यम से, मैं समझती हूँ कि उनकी अपनी साइट के माध्यम से उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा गूगल सर्च करे तो उसे सारे रास्ते मालूम हो कि मुझे इस मंजिल की ओर बढ़ना है। भीषण गर्मी में गुलमोहर की छटा देखते ही बन रही है। तापमान जितना बढ़ रहा है गुलमोहर उतना ही खिलता जा रहा है। हल्द्वानी शहर के बीचों बीच आजकल गुलमोहर ने ऐसा रंग बिखेरा है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए। देखिए रिपोर्ट। नीले आसमान के तले लाल सुर्ख रंग में खिला गुलमोहर का फूल सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जितनी भीषण गर्मी उतनी सुंदर छटा बिखेरता गुलमोहर। और गुलमोहर को संवारने का काम किया है हल्द्वानी की रहने वाली गुलमोहर गर्ल तनुजा जोशी ने, जिन्होंने पिछले 5 सालों में गुलमोहर के सैकड़ों पेड़ हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में लगाए हैं। जो हल्द्वानी नैनीताल रोड पर लगे गुलमोहर के पेड़ राहगीरों को घनी छाया तो देते ही है, साथ ही इसके केसरिया फूल सड़कों के साथ शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं।
हमने 2015 से यहाँ लाखों पेड़ लगा दिए हैं। पिछले 2 वर्षों में लगातार बारिश होने की वजह से गुलमोहर का ये सुंदर रूप देखने को हमें नहीं मिला था। गुलमोहर एक ऐसा पौधा है, जितना ज़्यादा धूप होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, ये उतना अंगार की तरह एकदम से खिलते रहेगा। और अगर हम गुलमोहर के पेड़ लगातार लगाते हैं तो इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसके छाल से दवाइयाँ बनती हैं और खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। इस समय जहाँ चारों तरफ भीषण सूखा पड़ा हुआ है, पत्ते बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन गुलमोहर अपने पूरे सुर्ख रंग में खिला हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक आज पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में जरूरी होगी कि पेड़ लगाए जाएं। लिहाजा गुलमोहर से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, गुलमोहर आयुर्वेद में भी कई औषधियों में काम आता है। फ्लावरिंग प्लांट है जो सुंदरता के लिए जिसको लोग लगाते हैं। कोई इसके जंगल नहीं है, लेकिन ये बाहर से आया हुआ पौधा है, मेडागास्कर का पौधा है और ये ब्लूम करता है तो मन मोह लेता है। इतनी सुंदर इसमें ब्यूटी है। मेडिसिनल आयुर्वेद में इसका बहुत मेडिसिनल यूज़ है। इसके जो सीड्स हैं वो स्टमक पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो अमीबोसिस हो जाती है उसमें भी इस सीड्स यूज़ होते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसे फूलों से लदे पेड़ ना भाते हो, और गुलमोहर ये एक ऐसा पेड़ है जब उस पर फूल आते हैं तो आंखें उसी पर ठहर जाती है। इतनी भीषण गर्मी में जब गुलमोहर अपनी सुंदर छटा बिखेर रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में गुलमोहर से सजी हल्द्वानी एक अलग ही रंग में नजर आएगी। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी अभी से शुरू हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी खेल विभाग के अधिकारियों को 2024 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन क्या 2024 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 8 सालों से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर तैयारियां चल रही है। हालांकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होगा, इसको लेकर स्थिति अब साफ नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर से धामी सरकार में खेल मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही रेखा आर्य ने 2024 में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए इसलिए भी समय लग रहा है क्योंकि अभी 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा और उसके बाद 27वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी छत्तीसगढ़ को करनी है। लेकिन दोनों राज्यों में अभी तक राष्ट्रीय खेल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर देरी हो रही है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अगर उत्तराखंड की तैयारियां पुख्ता रही तो 38वें राष्ट्रीय खेल से पहले ही 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिल सकती है। 30वां राष्ट्रीय खेल जो कि जिसके आयोजन का या जिसकी मेजबानी का मौका जो है उत्तराखंड को मिला है, उसकी तैयारियों में भी हम लोग लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024 में इस खेल का आयोजन हो पाए। इसको लेकर राज्य स्तर पर हो या सेंटर के स्तर पर हो, मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि हमारे इक्विपमेंट लेने से लेकर, फील्ड को दुरुस्त करने से लेकर, व्यवस्थाएं देने से लेकर अभी तक कुछ काम चल रहा है और भी बहुत कुछ काम उसमें होना है। तो उसके रिगार्डिंग आप अपने प्रस्ताव जो उसमें बजट रिक्वायर्ड है वो बनाइए। उत्तराखंड में अगर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है तो इसमें एक बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ेगी और खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि वो जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए बजट की मांग भी करने वाली है। असेसमेंट आया है कि लगभग 500 करोड़ की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको लेके मैं केंद्रीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी से मुलाकात भी करूंगी और जिसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता रहेगी। अभी स्टेट ने अपने हेड से लगभग 150 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसको लेकर कई निर्माण के कार्य हमारे चल रहे हैं। आने वाले समय में यदि हमें 2024 में अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो हमें बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। उसके लिए केंद्र के पास जाके 2024 में नेशनल गेम का आयोजन हम कर सके, इस लायक जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है हम सफल होंगे। उत्तराखंड में सरकार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी में जुटी हुई है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 2024 का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने तय भी कर दिया है। लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होगा, ये अभी पूरी तरीके से
तय नहीं हो पाया है। ऐसे में देखना यही होगा कि उत्तराखंड की तैयारियों को देखकर केंद्र सरकार पहले उत्तराखंड को मेजबानी देने पर राजी होगी या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच कर्मियों को मूल विभाग में भेजने का आदेश, कामकाज में सुधार के लिए बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद राइट टाइम हुए सरकारी मुलाजिम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए लाइन में लगे सचिवालय कर्मी, लेट लतीफी पड़ेगी भारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में दौरे का आज दूसरा दिन, बरसों बाद अपनी मां से मिले सीएम योगी, परिजनों संग बिता रहे समय।